हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम केमिस्ट्री में। तो नेट और गेट की जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन की डिटेल सॉल्यूशन सीरीज को चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस की और उनका डिटेल सॉल्यूशन की। तो देखिए, एक जो एफ ब्लॉक चैप्टर है वो काफ़ी छोटा चैप्टर है। अगर औरों के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक काफ़ी छोटा चैप्टर है और इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट का हो, गेट का हो, और चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम हो, तो उससे हर बार एफ ब्लॉक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं। कॉन्सेप्ट तो है नहीं, लगभग उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका एक पैटर्न इस हिसाब से बना दिया जाता है कि आप लगभग अगर उन्हीं क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लें, तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में जो एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से उसको मार्क कर सकते हैं। तो आपकी एफ ब्लॉक की जो एक सेशन हम लेकर आए हैं, इसमें नेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग फ्रीक्वेंटली उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन जो नेट के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस फॉर कॉम्प्लेक्स इज लैंथेनाइड थर्ड आयन। तो लैंथेनाइड थर्ड आयन की अगर बात करें तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए की बात करें तो मेटल लिगेंड्स बॉन्ड इज सिग्निफिकेंटली आयनिक। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब मेटल ये लैंथेनाइड को कोई भी मेटल है जब वो बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ तो वो सिग्निफिकेंटली आयनिक होता है। क्यों? क्योंकि जो लैंथेनाइड होते हैं वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होते हैं और +3 ऑक्सीजन में स्टेबल हैं, इसका मतलब आयनिक है। तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी की बात करें, स्टेटमेंट दी गई है कॉम्प्लेक्स रियरली शो आइसोमराइजेशन। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनका एक्सपेरिमेंट में अभी तक कोई ऐसा बिहेवियर शो नहीं हुआ कि कोई इनमें से आइसोमराइजम शो कर सके। ठीक, तो बिल्कुल बी भी बिल्कुल सही है। सी की बात करें, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ नॉट मोर देन 8। तो ये बात बिल्कुल इनकी गलत है, क्योंकि जो लैंथेनाइड्स होते हैं जनरली तो वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं और इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, लगभग 12, 13, 11, 10 इन तक शो जनरली करते हैं। तो बी बिल्कुल इनका आंसर सही था और सी इनका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज़्यादा नहीं होता। तो ये आंसर गलत हो चुका है। तो अगर डी की बात करें, द मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट अकाउंटेड इवन अप्रोक्सीमेटली बाई स्पिन ओनली वैल्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ लेंथेनाइड। तो ये बात बिल्कुल इनकी सही है, क्योंकि एल बराबर 0 के लिए केवल 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं, 3 एलिमेंट ऐसे हैं। एक तो है GD+3, La+3 और Lu+3, जिनमें मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और जनरल मैग्नेटिक मोमेंट लगभग सेम होते हैं। बाकी सारे के सारे ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो मेजॉरिटी उन्हीं की बनती है। तो आंसर डी जो है, इसका स्टेटमेंट डी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आंसर ए की बात करें, ए, बी एंड डी ओनली करेक्ट है, तो आंसर ए ही इसका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सी गलत हो चुका है। तो ऑप्शन अगर ए की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और उनके ऑप्शन दिए गए हैं कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन कैसी है। तो स्टेटमेंट ए की बात करें, द साइज ऑफ ZR एंड HF आर सिमिलर। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ZR होता है और HF होता है वो दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, और अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज होता है वो बढ़ता है, क्योंकि सेल का वैल्यू बढ़ जाती है। बल्कि इलेक्ट्रॉन की भले ही वैल्यू बढ़ती हो, कॉन्ट्रैक्शन होता हो, लेकिन सेल की वैल्यू जहाँ बढ़ जाती है तो साइज उसका बढ़ जाता है। लेकिन इसमें HF में होता है क्या, इनमें होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से होता है क्या, इसका जो साइज होता है वो
बहुत ही घट जाता है, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से इसका साइज घट जाता है, तो लगभग ZR के बराबर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दी गई है स्टेटमेंट सेकंड में, साइज ऑफ HF इज अफेक्टेड बाय लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, जो कि सही है। एंड एक्सप्लेनेशन जो सेकंड स्टेटमेंट है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम GD इज, ये जो दिया गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और GD+2 का आपसे पूछा गया है। अगर आपको दिया गया है GD का दिया गया है Xe जिनॉन 4F7 5D1 6S2 और आपसे पूछा गया है GD+2 का, तो आप आराम से बता देंगे, क्योंकि अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कहाँ से निकालोगे, लास्ट सेल से। तो ये सेल कौन सी है, ये कौन सी है 4th, ये कौन सी है 5th, ये कौन सी है 6th, तो 6 से निकालना आसान होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, तो बचा क्या, Xe 4F7 5D1 बचा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन जो है 4F5 5D 6S2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। बी देख लीजिए Xe 4F6 6S2 बिल्कुल गलत है। सी देख लीजिए Xe F6 और 5D1 6S1 ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी देख लीजिए Xe 4F7 5D1, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द करेक्ट पेयर ऑफ आयंस फॉर विच ओनली द ग्राउंड स्टेट J लेवल इज पॉपुलेटेड एट रूम टेम्परेचर इज। तो अगर हम बात करें जो EU+3 होता है और SM+3 होता है, अगर इसमें हम रूम टेम्परेचर पर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर इसमें क्या होता है, जो J का जो लेवल्स होता है वो हाई लेवल पॉपुलेटेड होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें तो पूछा गया ग्राउंड स्टेट की बात करिए J लेवल की। तो अगर ये क्या करते हैं रूम टेम्परेचर बात की गई है, रूम टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं हाई लेवल में रहते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये दोनों ही ऑप्शन नंबर ए में दे दिए गए, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या गया SM+3 दिए गया, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में CE+3 एंड EU+3, तो EU+3 सी ऑप्शन में दिया गया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन में दिया गया है DY+3 एंड CE+3, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही ऐसे हैं जिनमें जो ग्राउंड स्टेट है J लेवल की वो लो ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेटेड होती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री ऑफ सेरियम इन CeNO3 6-2 आर रेस्पेक्टिवली। पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए और जियोमेट्री बताइए। तो आपके याद करने वाला क्वेश्चन है CeNO3 6-2 में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है 12 और इसकी जो जियोमेट्री होती है, ज्योमेट्री याद करने वाली बात है, आप इसे याद ही कर लें तो बेहतर रहेगा। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आई कोसा हेड्रॉन। तो अब इसे अगर याद है आपके तो आराम से इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ABCD डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और स्टेटमेंट का करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट भी दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि यूरेनियम 6 इज मोर स्टेबल दैन ND6। तो अगर हम बात करें कि यूरेनियम 6 ऑक्सीजन स्टेट में है और ND6 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो इनमें स्टेबल कौन होगा, ये
क्यों? क्योंकि जो यूरेनियम होता है वो अपनी +6 स्टेट में स्टेबल रह सकता है। Nd क्या करता है, Nd+3 में रहता है। अगर इस आपने तीनों इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, क्योंकि +6 दिया गया है, Nd+6, तो क्या करेगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल तो ये +3 में रहता है। 3 इलेक्ट्रॉन और आपने इससे निकाल रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इस स्टेट में आना चाहेगा, मतलब ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। तो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। बी देखते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन यू आर इन 5f6d7s। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं इन्हीं में ही होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्हीं में ही होते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब अगर ऑप्शन ए की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि करेक्ट तो दोनों है, लेकिन इसकी जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करती। तो अगर बी की बात करें ऑप्शन की, तो इसमें दिया गया है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही हो जाता है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड विद द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं आयोनाइजेशन की एनर्जी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या, अगर आपको किसी मेटल से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अपनी एनर्जी दी तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला वहाँ से, जितनी एनर्जी आप दोगे आपकी वही आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक, तो अगर आप बात करें कि ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें क्या है, EU है और YB है। EU का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d06s2 होता है, और YB का क्या होता है 4f14 5d06s2 होता है। अगर आपने पूछा गया थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है जब आपने पहले से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल रखे हों, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना हो। सपोज करो आपने 2 इलेक्ट्रॉन आपने पहले से ही निकाल रखे हैं, अब आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे कहाँ से, यहाँ से, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ से निकालोगे। ये क्या है, हाफ फील्ड है, और यह है फुल फील्ड है। तो अगर हम बात करें कि हाफ फील्ड जो होता है वो भी स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन, और जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है वो भी काफ़ी स्टेबल होता है। तो अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से नहीं निकलेगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो इसकी हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं में फिट बैठ रहा है, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है, द लैंथेनाइड थर्ड आयन हैविंग द हाईएस्ट पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन ट्राई एन ब्यूटेन फास्फेट एंड कंसनट्रेटेड HNO3। तो बात की गई है एक प्रकार से पार्टीशन कोफिशिएंट की, और हाईएस्ट पूछा गया है किसका होगा। अगर हम बात करें जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। कोई भी एटम या कोई भी आयंस का जो मास जितना ज़्यादा होगा उसका पार्टीशन कोफिशिएंट उतना ही ज़्यादा होगा, आपको पता होगा। तो अगर हम बात करें कि La+3 Lu+3 Nd+3 और EU+3 और Lu+3 में, तो क्या होता है, Lu+3 का जो मास होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि La से लैंथेनाइड से Lu तक अगर आप चलेंगे तो इसका साइज तो कम होता है लेकिन मास की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप नंबर्स और एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो मास की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो Lu+3 की जो मास है वो इनमें सबसे ज़्यादा होगा। अगर मास सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा, पार्टीशन कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पार्टीशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए। तो अगर हम बताएं कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास Lu+3 का ज़्यादा है तो क्या होगा कि इसका पार्टीशन कोफिशिएंट भी ज़्यादा ही होगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन हॉट कंसनट्रेटेड एक्वस NaOH। अगर हम क्या करें, NaOH को इन्होंने बात की गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास,
एक है LaOH3, एक है NdOH3, एक है SmOH3 और एक दिया गया है LuOH3। इनमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी इनमें से कौन दर्शाएगा इसके साथ। ये क्या है, एक बेस है, तो अगर इसे रिएक्शन करनी है तो बेस के साथ तो करेगा नहीं, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। अब हमें यही देखना है कि सबसे ज़्यादा इनमें से एसिडिक कौन होगा। अब हमें पता है कि अगर ये सब है क्या है, बेसिक नेचर के हैं। अब बेसिक नेचर में ही हमें क्या करना है, एसिडिटी देखनी है। तो हैं तो सारे बेसिक, लेकिन एसिडिटी कैसे देखेंगे, साइज से। अब जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जिसका साइज जितना छोटा होगा मेटल का उसकी जो एसिडिटी होगी उसकी इतनी ज़्यादा होगी और बेसिसिटी कम। तो अगर हम बात करें इनके साइज़ की, तो La का साइज इधर से क्या होता है, प्रिडिक्टेबल में बढ़ने पर, लेफ़्ट टू राइट बढ़ने पर Lu तक साइज घटता जाता है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। Lu का साइज सबसे कम होता है, Lu का साइज इनमें सबसे कम है। तो Lu का साइज सबसे कम होने के कारण क्या होता है, इसकी जो बेसिसिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। मतलब इनकी जो बेसिसिटी है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। इसका मतलब जब इनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। एसिड क्या करेगा, बेस के साथ जल्दी से रिएक्शन करेगा, और अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसमें जल्दी से घुल जाएगा और इसका एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्युबिलिटी LuOH3 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें कि A, B, C और D, तो D ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कंसीडर द आयन EU थर्ड, GD थर्ड, SM थर्ड एंड LU थर्ड। द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आर क्लोजेस्ट फॉर द पेयर। तो ये लगभग जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट और गेट का फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग इन्हीं पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं लगातार फ्रेम किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मैग्नेटिक वैल्यू होती है, और एक दो प्रकार की मैग्नेटिक वैल्यू होती हैं, एक ऑब्जर्व्ड जो हमारे द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, एक होती है कैलकुलेटेड जो कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हम बात करें ऑब्जर्व्ड की और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक वैल्यू की, तो इनमें से एक दिया गया है EU थर्ड और GD थर्ड, एक दिया गया है SM थर्ड और एक दिया गया है LU थर्ड। तो आपको 4 आयन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसकी ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो आपकी कैलकुलेटेड है वो लगभग क्लोजेस्ट होगी। तो अगर हम बात करें, आपको एक 3 होते हैं ये, जिनकी इस प्रकार का बिहेव शो करते हैं। ये होते हैं, एक तो होता है GD थर्ड, एक होता है LU थर्ड और एक होता है LA थर्ड। अब ये 3 आयन ऐसे हैं जिनमें जो ऑब्जर्व्ड होती है मैग्नेटिक वैल्यू और एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, लगभग दोनों समान होती हैं। ठीक, क्योंकि इनमें क्या होता है, L की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो इस कारण अगर हम देखें इनमें से कौन कौन से आयन हैं यहाँ पर, तो GD थर्ड हो गया और वो कौन सा हो गया, LU थर्ड हो गया। तो GD थर्ड और LU थर्ड ऑप्शन नंबर ए में दोनों दिखाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐप ब्लॉक के जितने भी आगे जो क्वेश्चंस और काफ़ी क्वेश्चंस रह रहे हैं, नेट और गेट के काफ़ी क्वेश्चंस रह रहे हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इन्हें हम देखेंगे। तो आपका जो तैयारी अच्छी चल रही होगी आशा करता हूँ, और आपका भविष्य उज्ज्वल हो।